कर दें शुरू। देख, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ करती है कंफर्म की है वो गलत है। यहाँ पर कहता है वो, एक मिनट, यहाँ पर है 15x² माइनस वाई स्क्वायर और 7xy। तो xy की रेशो निकालनी है। तो हमने मान लिया कि पहला आंसर ले लें 5 और 6 है, तो 5:6 हिट एंड ट्रायल से करते हैं। तो x की वैल्यू 5 के आ गई और y की वैल्यू 6 के आ गई। अब ये वाली वैल्यू अगर हमने यहाँ पे पुट की ना 5k एंड 6k, तो वी गेट नेगेटिव। तो नेगेटिव तो ये हो ही नहीं पाएगा इक्विवेलेंट। तो एक ही आंसर, ये भी देखो 3/5 है, x छोटा है y बड़ा है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब अगर आंसर होता तो b होता, बट ये आंसर पुट करके भी हमारा आंसर सॉल्व नहीं हो रहा, तो पहला क्वेश्चन गलत है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, अ पर्सन हैज एसेट वर्थ ₹1,48,200। ही वांट्स टू डिवाइड अमंग हिज वाइफ, सन एंड डॉटर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो बताओ सन का शेयर क्या होगा। तो 148,200 को आपने 1/6 कर देना है। क्या आंसर आया? डी पार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 की पावर n है, उसे आप लिख लो 2 की पावर 2n। सबको 2 में चेंज कर दो। यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 5, यहाँ आ जाएगा 2 की पावर -5। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, एंड ऐसे ही अपॉन में आ जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 2 की पावर 6। अब जितने भी हमारी पावर्स हैं उन सबको प्लस कर दो डेनोमिनेटर। अच्छा, ये कैंसिल हो गया, 2n में से n गया, यहाँ पर n बचा और 4 ऊपर चला गया, -4 आ गया, तो 2 की पावर 6 हो गया। बेस सेम है तो पावर सेम होंगी, n की वैल्यू 10 आ गई। सी आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दे रखा है log x डिवाइड बाय y माइनस जेड इज इक्वल टू log y डिवाइड बाय z माइनस एक्स एंड log z इज इक्वल टू x माइनस वाई। इसको हमने माना k। तो log x की वैल्यू क्या बन जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू k y माइनस जेड। log y की वैल्यू बन जाएगी k z माइनस एक्स और log z की वैल्यू बन जाएगी k x माइनस वाई। अब आपको वैल्यू निकालनी है x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z की। आप क्या करो, इसका log वाली वैल्यू निकालो। इसको log वैल्यू निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। तो फिर कैसे ऐसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b प्लस log c, देन log a प्लस log b प्लस log c, है ना। तो log a x की पावर x, वो x आगे आ जाएगा, प्लस log b y आगे आ जाएगा, log y, ऐसे z आगे आ जाएगा, दिस इज log c। ठीक है। अब ये वाला x तो एज इट इज रहने दो, log x की वैल्यू डाल दो, दिस वन k y माइनस जेड, y एज इट इज रहने दो, log y की वैल्यू डाल दो विच इज k z माइनस एक्स, z एज इट इज रहने दो, log z की वैल्यू डाल दो k x माइनस वाई। यहाँ से k कॉमन निकाल लिया तीनों में से। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। सब कट जाएंगे, वाई जेड से वाई जेड गया, जेड एक्स से जेड एक्स गया, एक्स वाई से एक्स वाई गया, तो ये आ गया 0। अब log x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z किसके बराबर आया? 0 के बराबर आया। log 0 कब होता है? log 0 होता है जब ये 1 होता है। यहाँ पर log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि x की पावर x, y की पावर y और z की पावर z 1 के इक्वल है। बी पार्ट। आगे करें। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मुझे कोई इशू लग रहा है, मैंने चेक किया, ये भी बस नहीं सॉल्व हो रहा, इसे छोड़ देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 2:5। दो ट्रेन की स्पीड 2:5 है। इफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय, अच्छा ये है स्पीड,
चलो दोबारा से, दो ट्रेन की स्पीड दे रखी है, उनकी रेशो दे रखी है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 2x हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन 2 5x हो जाएगी, राइट। डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस की जो ट्रेवल रेशो किया वो किया 5x फर्स्ट का, और सेकंड ने जो किया वो 9x। टाइम की रेशो निकालनी है, तो टाइम की रेशो के लिए टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन और टाइम टेकन बाय सेकंड ट्रेन, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट ट्रेन का डिस्टेंस है 5x डिवाइड बाय 2x स्पीड, ऐसे इसका डिस्टेंस है 9x डिवाइड बाय 5x, ये सब कैंसिल हो गए, यहाँ पर बच गया 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/9, तो आंसर आ गया 25/18। ठीक है, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/a विच विल बी इक्वल टू 5, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा 6। अब उसने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह कैन वी पुट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस में 2 अल्फा बीटा, और फिर प्लस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 रख दो, अल्फा बीटा की जगह 6 रख दो, फिर से अल्फा बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 रख दो, 25 माइनस 12 प्लस 5, तो 30 में से 12 को माइनस करो, आंसर आएगा 18। ए इन्वेस्टेड रुपीज 1,80,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ए ने स्टार्टिंग में 1,80,000 रुपये इन्वेस्ट किए कंपनी में, फिर बी ने 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन कुछ समय के बाद फिर जो प्रॉफिट हमने उन्हें दिया वो दिया 9:5 की रेशो में। तो इसमें प्रोडक्ट मेथड याद है, प्रोडक्ट मेथड निकालते हैं, कैपिटल जब बंदा बार बार निकालता है, बाहर निकालता है, अंदर डालता है, बाहर निकालता है, तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में वो कैपिटल रेशो में होता है। तो कैपिटल रेशो में कैसे कि देखते हैं कि ए ने कितने टाइम के लिए इस पैसे को इन्वेस्टेड रखा, तो ए ने 1,80,000 रुपये को 12 महीने के लिए इन्वेस्टेड रखा। अब बी ने कुछ महीने के बाद, अब कुछ महीने मान लो 3 महीने के बाद पैसा डाला, तो उसने 2,40,000 को कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड रखा, 12 में से उतने महीने माइनस कर दो। अगर 3 महीने बाद इन्वेस्ट किया तो मतलब कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 12 माइनस 3 9, तो ये इनकी रेशो आ गई 1,80,000 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 2,40,000 मल्टीप्लाई 12 माइनस x, और इसको इक्वल रख दो 9/5 के। अब यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, क्या आ रहा है, 4 0 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, 6 3 दा, 6 4 दा, 4 1 दा, 4 3 दा, ये 9 इससे कैंसिल हो गया, तो 12 माइनस एक्स की वैल्यू 5 आ गई, 12 में से 5 गए, x की वैल्यू 7 आ गई। तो उसने 7 महीने के बाद पैसा डाला। ठीक है, अब रीजन रिप्रेजेंटेड बाय x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 4 और x शुड बी ग्रेटर देन 1, कौन सा पॉइंट इसमें आता होगा, x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो या 1 के इक्वल हो, ये कहता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये नहीं हो सकता। अब आपका आंसर या तो 1 3 होगा या 1 2 होगा। अब ये वाली पॉइंट इसमें डाल के देख लो, x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 4, तो 1 प्लस 3, क्या ये सही आया, बिल्कुल सही है, तो बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो क्या होता है, b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी होता है, बी स्क्वायर इक्वल हो गया ए सी के, ये वाली वैल्यू इसमें डाल दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह डाल दो ए सी, फिर बी स्क्वायर की जगह डाल दो ए सी, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर आ गया 1 प्लस सी स्क्वायर, नीचे से क्या कॉमन है, सी स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर। अच्छा ये तो हुआ नहीं, दोबारा से ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, तो b अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी,
तो हमने बी स्क्वायर की जगह ए सी डाल दिया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर से बी स्क्वायर की जगह ए सी डाल दिया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये कैसे होगा भाई, ये तो कटिंग नहीं हो रही है ना। ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन किया हमने, सही है। व्हाट टू डू, चल इसको बाद में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बाद में देखते हैं। अल्फा एंड बीटा रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए यानी कि 5 हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि 6 हो जाएगा। अब कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को ऐड कर दो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर दो। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा एक तरफ कर लो, 1 प्लस 1 2 एक तरफ कर लो, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा, फिर अल्फा आ गया, फिर बीटा आ गया, फिर 1 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 डाल दो, 5 प्लस 2 यहाँ पर आ गया 7x, फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह डाला 5, इसकी जगह डाला 6, 5 और 6 11 और 1 12, ये आपका आंसर है ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ₹1500 एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कि कितना पैसा हमें लगाना पड़ेगा सो दैट मंथली इंटरेस्ट का मतलब हुआ 1 मंथ का, रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 12% पर एनम 12/100, कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो 1500 आ जाए। ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल हुआ और P की वैल्यू आ गई 1540, 1,50,000 हमारा आंसर है। कंपनी वॉन्ट्स टू एक्यूमुलेट 1 लाख आफ्टर 5 ईयर टू रिप्लेस अ मशीन, सिंकिंग फंड हो गया। इफ द फंड अर्न्स 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, द एनुअल अमाउंट बी डिपॉजिटेड इन द सिंकिंग फंड इज अप्रॉक्सीमेटली। तो 1 लाख क्या हो गया, 1 लाख हमारी फ्यूचर वैल्यू हो गई, टाइम आपका 5 साल हो गया, आई आपका 0.1 हो गया, आर आपको निकालना है। अब क्योंकि सिंकिंग फंड होता है तो ये एन्युटी है और ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर क्या करना होगा, इसे कौन सा फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू का, विच इज आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई। अब फ्यूचर वैल्यू डाला हमने 1 2 3 4 5, आर एज इट इज 1.1 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1। अब इसे सॉल्व करके बता क्या आ रहा है, या कैलकुलेटर मुझे दे दे, कर लेगी, कर चल। 1.1 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड, बिल्कुल सही है, बी आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर 16380। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अ पर्सन डिपॉजिट ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 ईयर इन ए फंड अर्निंग 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, द अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ द 3 ईयर, क्या है ये भी एन्युटी है, 10,000 रुपये जमा करवा रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, तो आर आपका 10,000 हो गया, राइट, एन आपका 3 हो गया, इंटरेस्ट आई आपका 0.1 हो गया। क्या निकालना है, अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट द एंड ऑफ द 3, यानी कि फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय आई, आर की जगह डालो 10,000, 1.1 की पावर 3 माइनस 1 0.1, क्या आंसर आ रहा है, 33,100,
बिल्कुल सही, राइट आंसर। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ पर्सन विशेस टू रिसीव 5000 पर ईयर फॉर 4 ईयर। एक बंदा चाहता है कि मेरे को हर साल ना 5000 रुपये मिले। तो जो हर साल मिलता है 5000 रुपये वो एन्युटी होता है। तो आर हो गया 5000 रुपीज़। कितने साल चाहता है वो? 4 साल चाहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? 0.1 हो गया। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। अब वो बंदा कह रहा है ना मुझे 5000 रुपये हर साल मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो कब मिले 5000 रुपये? जब भी पैसा मिलता है तो साल के एंड में मिलता है, पहले दिन तो कभी नहीं मिलेगा। आप इन्वेस्टमेंट करोगे बाद में मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी रेगुलर। तो फॉर्मूला है आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइड बाय आई। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बताओ क्या आंसर आया? हाँ, कौन सा आंसर है बताइए? कौन सा? ठीक है, बहुत बढ़िया। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर। तो डिफरेंस का फॉर्मूला याद है? बिल्कुल सही जवाब। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल का जो है वो है पी आई स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि अगर वो जो डिफरेंस है वो 225 है, 225, तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? तो आई क्या है यहाँ पर? 15%, यानी कि 0.15 का स्क्वायर। तो अब 225 को 0.15 के स्क्वायर से डिवाइड करो, बताओ पी क्या आ रहा है? इज राइट आंसर। एक मशीन है जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है, यानी कि आज की डेट में उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है, और 20% पर एनम डेप्रीशिएट हो रही है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो आई हो गया 0.2। तो 3 साल के बाद बताओ उसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसमें फॉर्मूला लगेगा अमाउंट का, विच इज़ पी 1 माइनस आई की पावर एन। तो 3 लाख रखा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 माइनस 0.2 की पावर 3। बताओ आंसर बताओ। मल्टीप्लाई करो इसे 0.8 की पावर 3 से। कितना? मतलब ए पार्ट बिल्कुल सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 2 ईयर इज 2100। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000, तो पी की जगह 10,000 डाल दिया। फॉर 2 ईयर 1 प्लस आई की वैल्यू नहीं पता, एन की जगह 2 डाल दिया माइनस 1 इज ₹2100। अब यहाँ से आपको आई निकालना है। तो 2100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं पहले। 21 डिवाइड बाई 100, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आई का स्क्वायर। 121 बाई 100, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर आके बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये आ गया 11 बाई 10, 1 प्लस आई। 11 में से 10 को माइनस किया, ये आया आई, यानी कि 1/10 आपका आया आई। अब रेट निकालने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आएगा 10%। ठीक है। अगला है बैंक ऑफर्स 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इफेक्टिव एनुअल रेट बताना है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना बाद में। तो 1 प्लस आई, आई के यहाँ पर 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्या करेंगे? तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.2 आ गया, और 4 मतलब 4 हो गया, माइनस 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आ रहा है? 1.02 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100, 7.36 ना, गलत है।
1.024 1.2 की पावर 4 माइनस 1 करो। एक मिनट, ये गलती हो गई है, गलती हो गई है, देखो देखो 8 को पहले हमने डिवाइड करना है 4 से, यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर उसको डिवाइड करना है 100 से, तो 0.02 आएगा, ये गलत है, तो 0.02 करो। 1.02 की पावर 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आंसर आ रहा है? इतनी देर 8 पॉइंट, तो ये रहा बी पार्ट हमारा आंसर। आगे बढ़े। An investment grows from 3 lakh to 439,230 in 5 year। तो CAGR आपने निकालना है। अब CAGR का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इनिशियल क्या करना है इसमें बताना, याद है कुछ? जो हमारी आज की करंट वैल्यू है 439,230 वो तो जाएगा ऊपर, और जो इनिशियल वैल्यू है वो जाती है 3 लाख नीचे, की पावर 1 बाय जितने साल में वो पैसा आया 1/5, ठीक है। और ये आपका CAGR का फॉर्मूला है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, इंटू 100 भी करना पड़ेगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, करके देखना 439,230 अपॉन 3 लाख, बस डिवाइड करो, 1/5 मत करना, 1.08 आएगा, सॉरी 1.46 आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये 1.46 है ना। अब ये जो 5 है, अगर मैं यहाँ से काट दूं और यहाँ पे चला जाए तो वैल्यू क्या आएगी? 1.08। तो अब यहाँ पे वैल्यू डालनी है 1.08, ठीक है, माइनस 1 इंटू 100, 8% आंसर। आगे बढ़े। लोन ऑफ ₹20,000 इज बोरोड फॉर 2 ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फ्यूचर वैल्यू बतानी है। सिंपल सा लोन है, एन्युटी नहीं है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला अमाउंट वाला फॉर्मूला लगेगा। अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + I की पावर n। 20,000 हमने बोरो किया 2 साल के लिए, विद रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.12 एंड इसकी पार आएगा 2 साल। बस निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ए पार्ट, राइट। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, एन इन्वेस्टर परचेज अ परपेचुटी दैट pays ₹12,000 पर ईयर फॉर एवर। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। तो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी बताओ। तो परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता है? P = R/I, है ना, ये परपेचुटी का फॉर्मूला होता है। तो जो पैसा हमें हर साल मिलता है उसे R बोलते हैं। तो यहाँ पर 12,000 आ गया, I आपका 8% है, 0.08 आ गया। बताओ P क्या आएगा? 12,000 को 0.08 से डिवाइड कर दो, 1,500 नहीं 1,20,000 डिवाइड बाय 0.08, डेढ़ लाख आना चाहिए। दोबारा देख ले एक बार, 8% तो 0.08 ही आ रहा है। तो 1,50,000 आंसर आएगा। A project requires an initial investment of ₹40,000 and is expected to generate a cash flow of 55,000 after 1 year. डिस्काउंट रेट है 10% पर एनम। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बताओ। तो इसमें कैसे करते हैं कि हमने क्या किया, हमने 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया। तो जो 40,000 रुपये इन्वेस्ट किया वो तो चला गया आज ही की डेट में, और पहले साल में जो मुझे पैसा मिला वो मिला है 55,000 रुपीज़, जो 10% पर एनम के हिसाब से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है। तो 55,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी?
55,000 की प्रेजेंट वैल्यू देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो a को आपने 1 प्लस आई की पावर n से डिवाइड कर दो तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलती है। तो अगर हम 55,000 को डिवाइड कर दें 1.1, एक ही साल की बात है, आफ्टर 1 ईयर 1.1 से, तो मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। तो बताना क्या आया, 55,000 की प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 1.1, 50,000 आया। ठीक है, अब आपके पैसे गए कितने थे 40, आपको मिले कितने 50, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट है 10,000। ये आपका आंसर। पर्सन एक्सपेक्ट्स टू रिसीव रुपीज 1,10,000 आफ्टर 1 ईयर, 1,10,000 रुपये उसे मिलेंगे एक साल के बाद। इन्फ्लेशन रेट है 10% पर एनम। प्रेजेंट परचेजिंग पावर, सेम चीज देखो, सेम फॉर्मूला यूज होगा। 1,00,000 की आपने प्रेजेंट, 1,10,000 रुपये की आपने प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, तो 1,10,000 को आप 1.1 से डिवाइड कर दो। क्या 1,00,000? ये रहा सी आपका आंसर। 6 bulbs of which 4 are defective are to be tried in 2 light points in a dark room। 2 पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर हमने, और हमारे पास 6 बल्ब हैं जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं, 4 डिफेक्टिव हैं और 2 गुड हैं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे 2 बल्ब हैं, मुझे इसमें से कोई 2 बल्ब लेके जाने हैं और अपने रूम में लगाने हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पर लाइट जल जाएगी? वहाँ पर लाइट तभी जलेगी अगर आपका जो कॉम्बिनेशन होगा, आपने जो बल्ब चूज करे हैं, या तो दोनों गुड होने चाहिए, हाँ या ना, या फिर एक डिफेक्टिव हो 4C1 और एक सही हो। तो या तो दोनों के दोनों यहां से लेने पड़ेंगे 2C2, या फिर एक इसमें से हो एक इसमें से हो। कोई और केस बनता है इसमें? एक केस और बनता है कि या तो आपने दोनों डिफेक्टिव ले लिए, लेकिन क्या बल्ब चलेगा? नहीं चलेगा, तो वो नहीं बनता। अब 2C2 का आंसर आ गया 1, 4C1 का आंसर आ गया 4, 2C2 का आंसर आ गया 2, तो यहां पर आया 1 और यहां पर आया 8, तो 8 और 1 कितना हो गया? 9। इंडियन क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 16 प्लेयर्स, टोटल 16 प्लेयर हैं, जिसके अंदर 2 विकेट कीपर हैं, 5 बॉलर हैं और बाकी जो बचे वो बैट्समैन है। तो 16 में से 7 गए, क्या बचेगा? 9, तो 9 आपके बैट्समैन है। हाउ मेनी वेज कैन ए क्रिकेट 11 बी सिलेक्टेड इफ वी हैव टू सेलेक्ट 1 विकेट कीपर, यानी कि 2 में से 1 विकेट कीपर ले लो, एंड 4 बॉलर, एटलीस्ट 4 बॉलर। अच्छा, तो केस 1, तो एटलीस्ट 4 बॉलर का मतलब आप पहले 4 बॉलर ले लो। अब कितने प्लेयर बचे? 11 में से 5 हमने ले लिए, अब 6 लेने पड़ेंगे ना, तो 6 लेने के लिए 9 में से 6 ले लो। एक तो केस ये बना। दूसरा केस ये भी हो सकता है 2C1 5 बॉलर ले लिए, क्योंकि उसने बोला एटलीस्ट 4 बॉलर, तो 5 बॉलर ले लिए, 5C5 और 9C5, 5 हो जाएगा ना। अब इसे सॉल्व करना है और ए और बी का आंसर निकालना है। तो 2C1 2 आ गया, 5C4 5 आ गया, 9 से 6 आएगा, 9 8 7 and 3 multiply 2, 3 3 the 9 and 2 4 the 84। 84 इतना ज़्यादा? ठीक है, अब जो भी है, तो ये बन गया 840। अब यहाँ पर आ जाओ, 2C1 फिर से 2 हो गया और 5C5 आपका 1 हो गया और 9C5 को सॉल्व करेंगे तो 9 8 7 6 एंड 4 3 2, 8 से 8 कैंसिल कर दो, 3 to the 6, 14 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 126। अब 126 को 2 से करो, 252। अब इसका टोटल करो 2, 5 और 4 9, 8 और 2 10, तो 1092 आपका आंसर आ रहा है डी पार्ट। ठीक है, 26 क्वेश्चन हुए हैं, 38 मिनट, लेट चल रहे हैं हम।
चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये देखो कुछ अलग सा ही क्वेश्चन आ रखा है। इसमें क्या है, आपकी जो फर्स्ट टर्म है जो t1 है वो है 1 इंटू टू, जो सेकेंड टर्म है वो है 1 2 इंटू थ्री, जो थर्ड टर्म है वो है 1 3 इंटू फोर, जो फोर्थ टर्म है वो है 1 4 इंटू फाइव। ऐसे करते 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 इसकी nth टर्म आएगी, वो क्या आएगी बताएगा? n इंटू एन प्लस वन। बिल्कुल सही है। अब इसको ना अलग करने का एक तरीका होता है। अगर तूने कभी पार्शियल फ्रैक्शन सीखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस में 1/2। चेक कर, 1/2 माइनस में 1/3। जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो यही बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1/3 माइनस में 1/4, 1/4 माइनस में 1/5, एंड क्या बनेगा आखिरी में 1/n माइनस में 1/n प्लस वन। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे तो जब t1 से लेके tn को ऐड किया तो ये बन जाएगा sn, और ये सारी टर्म्स कट जाएंगी। आखिरी में बचेगा 1 माइनस में 1/n प्लस वन। अब आप इसका एलसीएम लोगे, n प्लस वन माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, तो n/n प्लस वन इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म दे रखा है विच इज 3n स्क्वायर माइनस में 2n प्लस वन। कॉमन डिफरेंस बताना है। तो आप क्या करो, पहले Sn 1 निकाल लो, n की जगह 1 डाल दो, तो 3 1 स्क्वायर माइनस में 2 1 प्लस में 1, तो ये आ गया 3 प्लस 4, 4 में से 2 गए 2, फिर 2 निकाल दो, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 माइनस 4 प्लस 1, 12 और 1 13, 13 में से 4 गए 9। अब A2 का S2 का मतलब क्या होता है? A1 प्लस A2 होता है। S1 का मतलब A1 होता है। तो A1 प्लस A2 9 के बराबर है, A1 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से जो A2 की वैल्यू आएगी वो 7 आएगी, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो A2 माइनस A1 होता है। अब A2 आपका 7 है, A1 आपका 2 है, तो आंसर आ गया 5। दो ही ऑप्शन एक साथ दे रखी है, इसमें भी दो ऑप्शन एक साथ दे रखी है। अब सी और डी दोनों आंसर है इसके। क्वेश्चन नंबर 29। थर्ड टर्म जीपी इज 12, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 12, सिक्स्थ टर्म इज 96। कॉमन रेशियो निकालो। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है AR2, वो 12 के बराबर है। सिक्स टर्म का फॉर्मूला होता है AR5, वो 96 के बराबर है। A से A गया, 2R से 2R गए, और ये 8 पे कटिंग हो गया, तो 1/r³ 1/8 के बराबर आया, और यहाँ से r की वैल्यू 2 के बराबर आई। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपने सीधा सीधा x की जगह 3 इसमें पुट कर देना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया, आंसर आया 5। A और B इज 1 1। 1 1 कब होता है? जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ A हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, तो B हमारा आंसर है। रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। बताओ ये क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है, तो ये ऑल ऑफ दीज। A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है, तो A और B में कितने एलिमेंट होंगे? 3 मल्टीप्लाई 2 6। यहाँ पर y दे रखा है, dy/dx निकालना है, तो उसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², 5x² का हो जाएगा माइनस का 10x प्लस 4। इतना डेरिवेटिव सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो मजा ना आ जाए। कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो मार्जिनल कॉस्ट होता है इसका डेरिवेटिव कर दो, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 3x² माइनस में 12x प्लस में 15 आ गया, फिर x की जगह 2 डाल दो, तो x की जगह 2 डाला, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 15, 4 को 3 से किया 12 माइनस 24 प्लस 15, 15 12 27, 27 में 24 गया 3 आंसर। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है 6x प्लस 4। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे कॉस्ट फंक्शन निकल जाएगा, तो मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन के कॉस्ट आ गया, यहाँ पर 6x² 2 आ गया, यहाँ पर 4x आ गया, और यहाँ पर k आ गया, जो c लगाते हैं इंटीग्रेशन करते वक्त। तो आपका जो कॉस्ट फंक्शन आया वो आया 3x² प्लस में 4x,
और कह रहे जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 100 है, मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पर 100 डाल दो, तो 3x² प्लस 4x प्लस 100 ये आपका आंसर होगा। 2x प्लस 1 की पावर 5 का आपने इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस 1, कहाँ गया, इसका इंटीग्रेशन होगा 2x प्लस 1 की पावर 6 डिवाइड बाय 6, लेकिन जो x का कॉफिशिएंट होता है 2 उससे भी डिवाइड किया जाता है, प्लस में c है ना, तो n क्या हुआ, n आपका 6 आया और m क्या हुआ 12 आया। अब दोनों को प्लस कर दो तो 6 प्लस 12 आंसर आया 18। अब यहाँ पर फंक्शन दे रखा है आपको f2 प्लस f3 निकालना है, तो f2 का मतलब है x की जगह 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर माइनस में 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 2, f3 डाल दो 3 का स्क्वायर माइनस में 3 x की जगह 3 डाल दो प्लस 2, 4 माइनस 6 प्लस 2 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, और 4 5 6 7 8, 8 में से 6 गया, 2 आंसर आ गया। The number of arrangement of the letters of the word accountant in which all the vowels are together, तो vowels को together करना है, A O U इसको साथ में कर दो, C C N और T इन्हें अलग कर दो, इन्हें गांठ मार दो, ठीक है। अब कितने लेटर्स हैं हमें अरेंज करने के लिए, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल होगा, बट जो 2 C डबल रिपीट हो रहे हैं उससे इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल। और जो वॉवल आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, इट कैन बी डन इन 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2 फिर 3 फिर 2 अपॉन में 2, 20 को किया हमने 18 से, तो 360 आंसर आ गया। इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 45 मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फटाफट से इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। 40 स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, 15 कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो 15 कुछ भी नहीं पढ़ते, 15 को बाहर डाल दो। नंबर ऑफ स्टडिंग स्टूडेंट बोथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, टोटल 80 बच्चा है। अच्छा, इससे नहीं होगा, ये वेन डायग्राम से नहीं होगा। एन ए यूनियन बी का मतलब होता है कि कितने बच्चों पे सर्वे किया गया और जो ए और बी में से किसी एक को पसंद करते हैं। सर्वे किया गया 80 बच्चों पर और 15 कुछ भी पसंद नहीं करते, तो 80 माइनस 15 65 आ गया यूनियन। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस माइनस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू 65, ए की जगह 45, स्टैटिस्टिक्स की जगह 40, ये आपको निकालना है। 65 को यहाँ लगे माइनस कर दो, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, 85 में से 65 गया, आंसर आया 20, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, बताइए जरा, ये पता चल रहा है कुछ? 31 days, 31 days, 31 days, 30 days, आंसर है जून। दिल्ली इज कोडेड एज 45, मुंबई इज कोडेड एज 54, चेन्नई इज कोडेड एज। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना एक बार ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब करना पड़ता है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अब दिल्ली के ना सारे नंबर लिख लो, क्योंकि इतना छोटा सा दे रखा है ना, तो इनके कोई ना कोई नंबर लिखने होंगे। दिल्ली का नंबर हो गया 4, डी का, ई का हो गया 5, एल का हो गया 12, एच का हो गया 8, आई का हो गया 9, 5 और 4 9, 12 और 9 21, 21 और 17 कितने हुए?
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे यार ये ऐसे नहीं है। दिल्ली के अंदर लेटर है 5, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45 आ गया। मुंबई के अंदर लेटर है 1 2 3 4 5 6, 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया 54 आ गया। चेन्नई के अंदर लेटर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो 63 आए। कुछ भी पूछ लेते हैं। चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ दिस अल्फाबेट। तो जब इस तरह के एल्फ हो तो आपने ना फर्स्ट लेटर उठाना है, ए बी सी और फिर डी है, तो दो गैप है, फिर डी है। ये ए के बाद डी, फिर ए बी सी डी, ई एफ जी, फिर एच आ गया। ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई जे के एल एम, नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 4 आ गया। 4 के बाद अब यहाँ पर क्या डाला इन्होंने, एम। ठीक है, एम आगे बोले, एम के बाद क्या आता है, 1 2 3 4 5, अब 5 आ गया तो यहाँ पर एस आ गया। अब एस के बाद 6 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जेड से शुरू होगा। अगला जो लेटर है वो जेड से शुरू होगा, तो इसको कट कर दो। कितने चला गए, 3 दे रखे हैं इन्होंने। फिर सेकंड उठा लो, बी है फिर जी है। बी के बाद देखो जी कितने गैप में आ रहा है, बी सी डी ई एफ 4 के गैप के बाद आ रहा है, 4 के गैप के बाद जी आया। फिर जी के बाद एम कब आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 के गैप के बाद आया, एम आ गया। फिर बी जी एम, एम के बाद टी कब आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 के गैप पे आ रहा है, 6 के गैप पे टी आ गया। तो 7 के गैप पे, अब 7 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के गैप के बाद बी आ गया। तो अगला गैप 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो के आंसर होना चाहिए। अबे यार फिर एक और बचा हुआ है। ठीक है, अब तीसरा भी देखना पड़ेगा। अब डी है, फिर डी के बाद क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे, मतलब 6 के बाद क्या आया, डी के बाद क्या आया, के बाद एस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 8वें नंबर पे, तो 7 आ गया। ठीक है, तो चलो आखिरी पे चलो ना सीधा। अब ये 6 का गैप, 7 का गैप, 8 का गैप, 6 के गैप के बाद ये आया, 7 के गैप के बाद, 8 के गैप के बाद, 9 के गैप के बाद, 10 के गैप के बाद, एल के बाद 10 का गैप डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डब्ल्यू आना चाहिए, तो डी आंसर। टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। चले आगे बढ़े। रोड को लिखा हुआ है यू आर डी जी। अब देखो आर ओ ए डी, इसको बना दिया उन्होंने यू आर डी जी, तो मिल्क क्या होगा। अब सोचो आर और यू में कितना गैप है, पी क्यू आर एस टी यू प्लस 3 है, ओ पी क्यू आर प्लस 3 है, ए बी सी डी प्लस 3 है, तो बस प्लस 3 करते रहो आप। तो एम का प्लस 3 करो, एम पी, चलो आई का प्लस 3 करो। एक मिनट रुको, ये मत करो, पी एल ओ एन सेम क्वेश्चन है। अब क्या करो तुम, थर्ड वाला करो, थर्ड वाला, इसमें 3 प्लस करो, ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ आएगा। तो ए या सी में से, मतलब दोनों सेम है, ए आंसर है। ठीक है, फाइंड द नेक्स्ट टर्म। अब मैंने इसका सीक्वेंस का एक तरीका सिखा रखा है, क्या डिफरेंस बताओ। 7 और 26 का डिफरेंस क्या हो रहा है, 19। 26 और 63 का डिफरेंस 30, नहीं 37। अगला डिफरेंस 61। इतनी देर क्यों लगा रही है, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस
127। कुछ पैटर्न बन रहा है? इसका डिफरेंस, हाँ, अब कुछ पैटर्न बन रहा है। तो हमने देखा इसमें तो कुछ पैटर्न ही नहीं बन रहा। तो जब नहीं बनना ना, इसका भी डिफरेंस निकालो। तो बताओ अब इसका डिफरेंस 18, आगे 24, बढ़िया। ये हो गया 30, ये हो गया 36। तो अब इसका और इसका जो डिफरेंस आना चाहिए था वो आना चाहिए था 42। तो यहाँ पर 42 डिफरेंस आना चाहिए। तो 127 और 42 कितना हो गया? 169 हो गया। तो 342 को इसका जो डिफरेंस है 169 आना चाहिए। तो 342 में 169 जोड़ दो, 511 आ गया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 46। P is mother of Q. P is mother of Q. तो P को बना दो ट्राइंगल, P is mother of Q. R is the husband of P. R is the husband of P. ठीक है। S is the sister of Q. तो S is the sister of Q. T is the son of R. तो T is the son of R. How is S related to T? S related to sister हो गई, सिंपल सा। आगे बढ़े। In a family of 6 person, A, B, C, D and E and F are 2 married couples. D is father of B. D is father of B. B is the husband of C. चलो बहुत बढ़िया। B is the husband of C. A is the daughter of B and C. A is the daughter of B and C. E is the wife of D. E is the wife of D. सब कुछ तो बन गया, खत्म। What is E to A? E A पर E A का क्या हुआ? नानी हो गई, ग्रैंड मदर है ना। तो B आंसर आ गया, खत्म। चलो आगे बढ़े। All the 6 members of A, B, C, D, E and F are traveling together. B is the daughter of C. B is the daughter of C, but C is not the father of B. तो इसका मतलब मदर हो गई। A and C are married couple, तो A उसका हस्बैंड हो गया। E is the sister of C, तो चलो E उसकी बहन हो गई। अब इनके बीच में ना वो लगा दो थोड़ा, ताकि पता चल जाए कि ये मैरिड कपल्स है। E is the sister of C. D is the son of A, ठीक है। F is brother of B. F is brother of B. Who is mother of B? B की मदर कौन है? C है। इतना सारा घुमा के उन्होंने पहली वाली बात ही पूछ ली। A, B, C, D and E, F are members of a family. B is brother of D. B is brother of D. C is mother of B. तो जो फीमेल है उस पे ट्रायंगल, जो मेल है उस पे बॉक्स। A is the husband of C. E is the father of A. F is the wife of E. How is F related to D? तो D के पापा, पापा के पापा, नाना, नानी हो गई। तो हाउ F is related to D? तो ग्रैंड मदर हो गई। A, B, C, D, E and F are members of family. B is the son of C. A and C are married couples. D is the daughter of A. E is the brother of C. F is the son of E. पूछा गया है हाउ इज F रिलेटेड टू D? F D से कैसे? कजन्स हो गया, आसान दे रखा है। 7 students P, Q, R, S, T, U and V are sitting in a row facing north. Q is third to the left of T. T के थर्ड पर, अब T का जो फेस है सामने की तरफ है,
टी के थर्ड पर 1, 2 और 3 पर क्यू को बिठा दो। P इज एट वन ऑफ द एंड, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। R इज बिटवीन Q एंड S, तो R इज बिटवीन Q एंड S, तो इसको लिख लेते हैं, ये भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अभी देखेंगे इसमें से कौन सी ऑप्शन हमें लगानी है। V इज द इमीडिएट राइट ऑफ T, V इज द इमीडिएट राइट ऑफ T, ये V हो गया। U इज एट द लेफ्ट एंड, U लेफ्ट पर है, कहीं पर भी ये लेफ्ट पर है, ठीक है। अब P इज एट वन ऑफ द एंड, तो P को यहां पर बिठाना पड़ेगा, है ना। अब Q कैसे करें, अब 1 2 RS रह गए ना, बस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, बस बिल्कुल सही है। तो QRS ऐसे बिठा दो, ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये जाएगा। हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो S, आंसर इज S, राइट। 8 friends P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circular facing the center. P is between, 8 बंदे हैं ना पहले, तो 8 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। P is between Q and R, तो कहीं पर भी बिठा दो स्टार्टिंग में तो, और Q और R के बीच में P को बिठा दो। S is opposite to P, यहाँ पर S आ गया। T is the immediate right of R, राइट के immediate राइट पर T बैठा हुआ है। U is between S and V, S and V, S and V, तो V यहाँ पर आएगा, S and V के बीच में U बैठा हुआ। ओके ओके, तो फिर ये तो सही मैच ही नहीं हो रहा। U इज द बिटवीन S and V, तो S और V गलत है ये। फिर से देख, P इज बिटवीन Q एंड R, P इज बिटवीन Q एंड R, S इज ऑपोजिट टू P, P के ऑपोजिट में S बिठा दिया, अभी तक ठीक है। T इज इमीडिएट राइट ऑफ R, तो मतलब T इसी तरफ होगा, मतलब R इस तरफ होगा, R यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि जो T है वो राइट के इमीडिएट R के इमीडिएट राइट पर है, तो R और Q को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब ये और ये पक्का सही हो चुका है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब कह रहा है U इज बिटवीन S एंड V, अब U को S और V के बीच में बिठाना है, यहाँ पर V नहीं बैठ सकता, तो V को ही बैठना पड़ेगा, तो U S और V के बीच में आ गया। W इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, गलत है ये, गलत क्वेश्चन है, आगे बढ़े। A, B, C, D, E, F and G are standing in line to receive medals. B is standing to the left of A. एक बार दोबारा देख ले, इमीडिएट था, सही है सही है सही है सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है यार। B स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ A, लाइन में खड़े हैं ये, तो अब जब मेडल लेने के लिए खड़े हैं तो उनका फेस हमारी तरफ होगा, और A का जो लेफ्ट होगा वो ये होगा, B स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ A, B इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ A एंड राइट ऑफ C, चेक कर, ठीक है ये। D स्टैंडिंग बिटवीन A एंड E, तो D A और E के बीच में खड़ा है। F इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, E के इमीडिएट राइट में F है। G स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट में G है, हो गई अरेंजमेंट। Who is the standing in the middle of the line, A आंसर है। Who is standing at the extreme right hand, अब एक्सट्रीम राइट हैंड किसका देखा जाएगा, उनकी तरफ से देखा जाएगा, तो आंसर आएगा F। हाउ मेनी पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन G एंड D, G एंड D के 3, ठीक है। आगे बढ़े। पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट A टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ गया। आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर्स ही देन टर्न्स राइट, राइट मुड़ गया और 10 मीटर चला। ही देन टर्न्स राइट अगेन, फिर से राइट मुड़ा और 10 मीटर चला। एंड वॉक्स 5 मीटर टू रीच पॉइंट B, B कहाँ पर था, B तो कहीं है ही नहीं। अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट A टूवर्ड्स द ईस्ट, A से स्टार्ट हुआ, ईस्ट की तरफ गया। आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर्स
ही देन टर्न राइट, वो राइट की तरफ गया 10 वॉक मीटर, सही है। ही देन टर्न राइट्स अगेन, वॉक्स 10 मीटर, देन टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ हो गया यहाँ तक? लेफ्ट नहीं बढ़ा ना अभी हमने। फिर से पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ टूवर्ड्स द ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग 20 meters, he then turns right and walk 10 meter, he then turns right again, walk 10 meter, turns left, लेफ्ट होगा तो इधर जाएगा, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, 5 मीटर चलता है और पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। ओके, इन विच डायरेक्शन पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे इसे? ये वाली, है ना। यहां पर क्या होता है? ईस्ट, यहां पर क्या होता है? साउथ, तो क्या बोलते हैं इसे? साउथ ईस्ट। ये आपका आंसर है। आगे बढ़े। इन विच डायरेक्शन वॉज द पर्सन फेसिंग व्हेन ही रीच्ड पॉइंट पी, जब वो पी पॉइंट पे पहुंचा तो उसका फेस किस तरफ था? एस की तरफ, साउथ की तरफ। It's 3 o'clock in watch if minute hand points towards, 3 बज चुके हैं और जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। मिनट हैंड को नॉर्थ ईस्ट, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यानी कि यहाँ पे 12 बजे हुए हैं, ठीक है, और इस वक्त 3 बज चुके हैं। तो जो आपकी छोटी सुई है वो कहाँ पर होएगी? आर एंड कहाँ पर होएगी? साउथ ईस्ट में होएगी। मैन इज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ उसका मुंह था, उसने 180 डिग्री टर्न लिया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज होता है ऐसे, तो वो ऐसे घूमा और ऐसे यहाँ पर चला गया। अब उसका फेस कहाँ हो गया? इस तरफ, पहले उसका फेस इस तरफ था। देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री और घूमा, फिर यहां पर गया, अब उसका फेस यहां पर है। विच डायरेक्शन इज इट फेसिंग? आंसर है नॉर्थ। ए बी सी एंड डी आर प्लेइंग कैरम, ए एंड डी आर पार्टनर्स, बी इज राइट ऑफ ए, कैरम खेल रहे हैं ये, ए एंड डी आर पार्टनर्स, तो ए को यहां बिठा दो, डी को यहां बिठा दो। बी इज राइट ऑफ ए के राइट में बी बैठा हुआ है। ए इज फेसिंग ईस्ट, यहां पर ईस्ट है, बाय चांस सही बन गया। देन सी इज फेसिंग क्या? साउथ, ठीक है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन? अब याद है वो था एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, रिलेटिव, बता इनमें से कौन सा है? कौन सा? स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या क्वार्टाइल डेविएशन? कोफिशिएंट होते हैं ना सारे, वो था ना, एक हमारे पास था मीन डेविएशन, एक हम निकालते थे रेंज, एक हम निकालते थे क्वार्टाइल डेविएशन, एक हम निकालते थे स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो ये सब होते थे रिलेटिव, ये सब एब्सोल्यूट। तो ये आपका रिलेटिव पूछा उसने, तो आंसर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 62, अगर इफ ए कांस्टेंट वैल्यू k इज इक्वल टू 5 इज एडेड टू एवरी ऑब्जर्वेशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होगा? चेंज होगा कुछ? स्टैंडर्ड डेविएशन में ओरिजिन के चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आंसर आएगा रिमेन्स अनचेंज। इफ एवरी वैल्यू इन डेटा सेट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट -3, मल्टीप्लाई किया है तो फर्क पड़ेगा, तो वेरिएंस में किससे फर्क पड़ता है? जिससे मल्टीप्लाई किया उसके स्क्वायर से, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आया बी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ अडल्ट मैन जनरली फॉलोज, मतलब जब अडल्ट मैन की जो हाइट है, जब उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो क्या, कैसी हाइट है? वो क्या होगा कि एक उनकी एक लिमिट से शुरू होगी और एक एंड तक चली जाएगी, है ना, तो उसका बनता है बेल शेप्ड कर्व, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है। मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, मीडियन कहां से निकलता है? ऑजाइव से, और हिस्टोग्राम से क्या निकलता है? मोड।
ठीक है। अगर GM है 10 ऑब्जर्वेशन, अच्छा GM एंड अर्थमेटिक मीन फॉर 10 ऑब्जर्वेशन आर बोथ 15, अच्छा GM भी 15 है और अर्थमेटिक मीन भी 15 है, तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? तो वो भी 15 ही होता है। एक बार चेक कर ले, नहीं 15 ही होता है, ठीक है। सेम तभी होंगे जब तीनों सेम होंगे। अब द प्राइजेस ऑफ ए कॉमोडिटी डबल्स इन ए पीरियड ऑफ 4 ईयर, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर? ओके, कोई कॉमोडिटी का प्राइस 4 साल में डबल हो गया तो आपने आई बताना है। एवरेज इंक्रीज, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज का मतलब हो गया आई बताना है आपने। तो आपका पैसा हो गया डबल, 1 रुपया था हो गया डबल, तो 1 + i⁴ ये आपने बताना है। तो यहाँ पर आ गया 2 और 2 की पावर 1/4, देन ये वाला 1 हो गया माइनस, ये आपका आई है। अब ये करके बता, 2 की पावर 1/4 निकाल, वो याद है वो 12 बार रूट कर। नहीं, 2 की पावर 1/4 करना है, -1 करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, 19 आना चाहिए। फोर्थ रूट ऑफ 2 आ रहा है 1.1892, इसमें से 1 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा आई। 1.1892 में से 1 गया तो यहाँ पर आया 0.1892, फिर इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा आर। तो आर आ रहा है आपका 18.92%, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 19%, तो 19 मान लेते हैं। आगे चलें, अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर 2 नंबर। अर्थमेटिक मीन है 6.50, तो मान लेते हैं वो 2 नंबर है a + b/2 इज इक्वल टू 6.5। एंड ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकाला जाता है, वो है 6। तो आपने बताना है वो 2 नंबर क्या होंगे। तो a + b, 2 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 13 आ गया, और यहाँ से ए बी की वैल्यू 36 आ गई। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो, विच इज़, वैसे हम ये कर ही क्यों रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन है उसी में से कर लेंगे। अर्थमेटिक मीन 6.5 किसका आ रहा है चेक करो, 9 और 6 15, 15 का आधा 7.5 होता है, ये नहीं है। 18 का आधा 9 होता है, ये नहीं है। 8 का आधा 4 होता है, ये नहीं है। 9 और 4 13, 13 का हाफ 6.5 होता है, और इसका स्क्वायर रूट 6 होता है। इससे करो, इससे क्यों करेंगे हम। चलें, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। थर्ड क्वार्टाइल निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला याद है, n + 1/4 × 3। कितने टर्म्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 1 10, 10/4 उस नंबर की टर्म निकालनी है। तो 30/4 क्या आएगा, 30/4 क्या आ रहा है, 7.5। अब 7 टर्म लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 28 प्लस में 28 और 30 का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 0.5, यानी कि 1 जोड़ दो, तो आंसर आ गया 29। ठीक है, आगे बढ़े। मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 30। मीन है 30 और n थे 50। बाद में पता लगा 42 वॉज रॉन्गली एंटर्ड एज 24। 42 गलत है, 24 सही है। तो आपको पहले इसमें सम निकालना पड़ेगा। सम बाय नंबर मीन होता है, तो सम इज इक्वल टू मीन की जगह रखा 30, नंबर की जगह रखा 50, तो ये आया 1500। तो दिस इज इनकरेक्ट सम। इनकरेक्ट सम है 1500। अब इसको करेक्ट कर दो, तो करेक्ट सम कैसे निकलेगा, 1500 में से जो नंबर गलत था माइनस कर दो, जो नंबर सही था प्लस कर दो। तो 12 में से 4 गए 8,
और 18, तो 1518 आ गया, राइट। 42 को माइनस करना है, 24 प्लस करना है। अच्छा हाँ मैंने, ठीक है, सॉरी 1482। अब इसको करेक्ट में निकालने के लिए 1482 को डिवाइड कर दो, जितने नंबर थे 50, बताओ क्या आ रहा है। 1482 डिवाइड बाई 50, सी आंसर। आगे बढ़े, अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अर्थमेटिक मीन है 20, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है 25। तो कह रहा है अगर उस डेटा को 3 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ दिया जाए तो उसका वेरिएंस क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई, वेरिएंस होता है 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाई 100, दिस इज इक्वल टू 25। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100, यह आ गया 5, और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 5, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, राइट है। तो वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएंस क्या होगा, 25 है ना। अब न्यू वेरिएंस क्या होगा, पुराना वेरिएंस तो 25 है, अब न्यू वेरिएंस क्या होगा, सबको किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3 से। तो अब इसको 3 के स्क्वायर से यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 225। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 72। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 नंबर 20 दे रखा है, x निकालो। तो 25 मल्टीप्लाई 16 और फिर x, इसका जो क्यूब रूट है वो 20 के बराबर है। तो 25 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई x, ये जो क्यूब रूट है वहाँ जाके क्यूब बन जाएगा। अब 25 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई x, 20 को 3 बार लिख लो, 5 से कटिंग कर लो, 5 4 द 5 5 द, फिर 5 1 द, फिर 5 4 द, फिर 4 4 16 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू आ गई 20। 2 cards are drawn without replacement, what is the probability that both are red card। रेड कार्ड होते हैं 26, तो 26 C2 और 2 कार्ड्स निकाले हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 52 C2 नीचे आंसर। अब 26 C2 को सॉल्व करने के लिए 26 मल्टीप्लाई 25 एंड दिस इज 52 मल्टीप्लाई 51, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया इससे, तो आंसर आया 25/102, ए पार्ट। 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting 2 heads together। तो आंसर इज 3/8। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है ना, करवाऊँ ये वाला, आता है, आता है, बहुत बढ़िया। A class has 12 boys and 18 girls. 1/3 of boys and 1/3 of girls wear spectacles। 1/3 यानी कि 4 बच्चों को स्पेक्टिकल्स लगाए, चश्मा लगाए, 8 को नहीं लगा। 1/3 6 को लगाए, 12 को नहीं लगा। What is the probability that a random selected student is a boy wearing spectacle। हमने क्या किया, इसमें से एक बच्चा उठाया और वो लड़का भी हो और चश्मा भी पहनता हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 4 ही बच्चे हैं जो लड़का है और चश्मा पहनते हैं, और टोटल बच्चे हमारे पास है 30, तो 4/30 इज माई आंसर। कटिंग करने के बाद 2/15। डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए एंड बी, द प्रोबेबिलिटीज दैट ए एंड बी आर डिफेक्टिव, उनके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिवाइस इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, तो ये डिफेक्टिव नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9, ये डिफेक्टिव नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.85। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो डिफेक्टिव नहीं होगा, दोनों का एक साथ डिफेक्टिव ना होना जरूरी है। अब इन मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। एक ही बात है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ना, 0.765 आ रहा होगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, 76 क्वेश्चन।
60 और 18 कितने होते हैं? 78। 78 मिनट में हमने 76 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक स्पीड है। आगे बढ़े। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी इंटरसेक्शन बी दे रखा है, पी बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, याद है कुछ? पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय पी ए कर दो। अब इंटरसेक्शन कितना है? 0.3, इसको ए से डिवाइड कर दो 0.6, 0.5 यहाँ आपका आंसर आ गया। नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 60 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द मल्टीपल ऑफ बोथ 4 and 5 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 20 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 से भी डिवाइड होता हो, 5, 4 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो, यानी कि 20 का मल्टीपल हो, तो सिर्फ 3 ही नंबर होंगे। तो 3/60 हमारा आंसर है, 3/60 यानी कि 1/20। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में px इज इक्वल टू 1 और px इज इक्वल टू 2 है, तो आपने उसका मीन बताना है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर -m और फिर m की पावर r यहाँ पे 1 है, अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e की पावर -m की पावर यहाँ पे 2 है, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, एक m से एक m कैंसिल हो गया। तो m की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अरे भाई तू बंद ही रहना यार। फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n 25 है, p 0.4 है, q 0.6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो इसमें जो मीन का फॉर्मूला था वो क्या था? np। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? npq का अंडर रूट। n की जगह डाल दो 25, फिर 0.4 मल्टीप्लाई 0.6 और उसका रूट निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है। 0.24 मल्टीप्लाई 25, 0.4 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 25 एंड स्क्वायर रूट। बी, चले बहुत बढ़िया। स्क्यूनेस ऑफ परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस का मतलब पता है क्या होता है? स्क्यूनेस का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल। अगर किसी का हमें डेटा का स्क्यूनेस चेक करना हो तो ये चेक करने का मतलब होता है कि वो कितना अनसिमेट्रिकल है। अब यहां पे लिखा है परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्क्यूनेस क्या होगा? 0। फर्स्ट क्वार्टाइल इज 40, Q1 दे रखा है 40 एंड थर्ड क्वार्टाइल दे रखा है 70। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बताना है। फॉर्मूला इसका क्या है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है ना। तो Q3 70 माइनस 40 30 हो गया, और 70 प्लस 40 110 हो गया। 3 को 11 से डिवाइड कर लो, पॉइंट 0.27 ये रहा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 83, रेग्रेशन इक्वेशंस दे रखी हैं। x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है फाइंड मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। तो क्या निकलता है मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y? जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को x से किया 3x प्लस में 6y इज इक्वल टू 24, 3x प्लस में y इज इक्वल टू 9, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। 6 में से y गया 5y आ गया, 24 में से 9 गया 15 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 3। ए आंसर है। कोरिलेशन फ्रॉम रेग्रेशन कोफिशिएंट आपने निकालना है, नहीं वो दे रखा है, और कोरिलेशन आपको निकालना है। तो याद है कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था? by(x) मल्टीप्लाई bxy अंडर रूट। अब r की वैल्यू क्या आएगी? 0.64 मल्टीप्लाई 0.49, ठीक है। 0.64 हो गया 0.8,
0.49 हो गया 0.7, आंसर आ गया 0.56। ए हमारा आंसर है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 85 में स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है आपको। तो उसके लिए आपको पहले आर एक्स और आर वाई रैंक में लिख लो, 1 2 3 4 5, आर वाई हो जाएगा 2 1 4 3 5। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आएगा इसका, 1 1 1 1 और 0। फिर डी का स्क्वायर कर दो, 1 1 1 1 0, उसका टोटल कर दो 4। फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, 1 माइनस 6 डी स्क्वायर का टोटल 4, एन कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, तो 24 से 24 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1/5, 5 में से 1 गया 4/5 इज माई आंसर। 4/5 का मतलब क्या हुआ 0.80। आर दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दे रखा है, आपको कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स निकाला है, रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या था, कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई को डिवाइड कर दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स से। तो कोरिलेशन आपका है 0.75 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 6, बताना क्या आया, 9 मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइड बाय 6, 1.125 ए पार्ट। चलो बहुत बढ़िया। 87 2 रेग्रेशन लाइंस दे रखी है, दिस वन एंड दिस वन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन होता है 1 माइनस आर स्क्वायर। नॉन डिटर्मिनेशन 1 माइनस आर स्क्वायर, डिटर्मिनेशन इज आर स्क्वायर। अब आपको आर निकालना है। आर निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, आर निकालने का फॉर्मूला होगा बी एक्स वाई को बी वाई एक्स से मल्टीप्लाई करके रूट में लगा दो। अब वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता लगेगा। अब हम ये एज्यूम करेंगे कि ये मान लेते हैं वाई ऑन एक्स वाली है और ये है एक्स ऑन वाई वाली। तो इसको y ऑन x के लिए y को अकेला छोड़ो, 5y 9 माइनस में 2x। ठीक है, ये गलत लग रहा है मुझे, मैं इसको वापस चेंज कर रहा हूँ। पूछो कैसे मुझे पता लगा गलत लग रहा है, क्योंकि ना सारे आंसर पॉजिटिव हैं और यहाँ पे जो बी वाई एक्स है वो नेगेटिव आने वाला है, समझ रही है, तो ये गलत है। तो अब इसको हम चेंज करेंगे, इसको मानेंगे एक्स ऑन वाई। पता नहीं मेरा कहना सही है या नहीं, ये तो यार उसमें भी आएगा, दोनों नेगेटिव, तो गलत लग रहा है। चलो देखते हैं फिर दोबारा से। x ऑन y मान लेते हैं इसे, x को यहीं पे छोड़ा, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस में 5y और x आ गया 9/2 माइनस में 5/2y। इसे मान लेते हैं y ऑन x, तो 5y इज इक्वल टू 15 माइनस में 4x और y की वैल्यू आ गई 15/5 माइनस में 4/5x। गलत है, आगे करके देखते हैं। ये आपका bxy है, bxy की जगह डाला माइनस का 5/2 और ये आपका by(x) है, यहाँ पर डाला हमने 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 आ गया, 1.41 आ गया। तो वैसे ही हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो आ रहा है वो 1 से छोटा होना चाहिए। पहले जो हम एजम्पशन मान रहे थे वो सही था, तो ये तो करना ही पड़ता है, हमें पता नहीं होता ये कौन सी है ना, ये तो करना ही पड़ता है हमें। लेकिन बात यह है अभी भी दोनों माइनस के ही आ रहे हैं, और अगर दोनों माइनस के आ रहे हैं ना, तो याद है अगर बी एक्स वाई भी माइनस का है, बी वाई एक्स भी माइनस था, आर भी माइनस का आता है। यहाँ पे आर की सारी पॉजिटिव। अरे यार शिट, पूछ क्या गलती कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वो तो आर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सही है तरीका, क्वेश्चन सही है।
अब इसमें बी वाई एक्स मान लो, बी वाई हमने इसको गलत अजम्पशन थी हमारी, अब इसे मानो y ऑन x मानो, y को यहीं रहने दो, 5y 9 माइनस में 2x, y की वैल्यू आ गई 9/5 माइनस में 2/5x, इसे मानो x ऑन y, तो x यहीं रहेगा 15 माइनस में 5y डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, सही है, देखो गलती तो नहीं करी मैंने। अब r निकालते हैं, r का फॉर्मूला बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बी वाई एक्स रूट में, तो r इज इक्वल टू बी एक्स वाई कितना, माइनस का 5/4, बी वाई एक्स कितना, माइनस का 2/5, माइनस से माइनस खत्म, 5 से 5 खत्म, 1/2 आया। तो बताओ जरा 0.5 का अंडर रूट बताओ क्या आ रहा है, 0.7 मतलब 0.7, ठीक है 0.7 हो गया। अब ये आंसर आता है माइनस का, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस के थे ना, अगर रेग्रेशन कोफिशिएंट माइनस के होते ना दोनों, तो आर भी माइनस का होता है, दोनों प्लस के होते हैं, मतलब तीनों माइनस होंगे तीनों प्लस, लेकिन हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अब -7 का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलेगा, जो तेरे नंबर आया ना उसी को कर दे मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल 0.49, तो 0.5 के बराबर आ गया। अब लास्प्रे का है 144, पाश्चे का है 121, तो फिशर का बताओ। तो फिशर का जो इंडेक्स नंबर होता है वो लास्प्रे मल्टीप्लाई पाश्चे और उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो 144 मल्टीप्लाई 121, 144 का 12 आ गया, 121 का 11 आ गया, आंसर आ गया 132, राइट है। इंडेक्स यूज टू मेजर चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग कंज्यूमर, बताना क्या यूज होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ कंज्यूमर, बिल्कुल सही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आगे बढ़े, व्हेन अ न्यू कमोडिटी इज एडेड टू एन इंडेक्स सीरीज द मेथड जनरली यूज्ड इज, जब कोई न्यू कमोडिटी ऐड कर दी जाती है तो हम स्प्लाइस करते हैं डाटा को। फिशर आइडल इंडेक्स निकालना है, उसके लिए आपको लास्प्रे और पाश्चे का निकालना पड़ेगा। लास्प्रे का फॉर्मूला क्या होता है, करंट के साथ वो पुराने वाली लेता है ना, तो 420 डिवाइड बाय, दोबारा से ढंग से कर लेते हैं, तो P01, तो क्या होगा इसमें, प्राइस लिया उसने P0 अपॉन में लिया P1, और क्वांटिटी लेता है पिछले साल वाली, ये भी क्वांटिटी लेता है पिछले साल वाली। और लास्प्रे का जो होता है P01, ये कौन सा है, P1, अरे हाँ P1 ऊपर आएगा ना, चलो दोबारा से, तो P1 डिवाइड बाय P0 और Q0 अपॉन Q0, और उसका आएगा P1 Q1 डिवाइड बाय P0 Q1, ठीक है। तो ये है लास्प्रे का। P1 Q0 कहाँ है, P1 Q0 420, P0 Q0 350, मल्टीप्लाई P1 Q1 480 एंड P0 Q1 400 एंड इस पूरे का अंडर रूट, तो आपका निकलेगा फिशर का। बताओ अब क्या आंसर आ रहा है, 1 2 1 2, क्या आ रहा है, 7 से कटिंग कर देते हैं, 7 6 7 5, फिर 8 से कटिंग कर देते हैं, 8 6 8 5, तो आंसर आ गया 6/5, इसको कर दो 100 से मल्टीप्लाई, 520 120, ठीक है। चले, क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज फ्रॉम 200 से 250 यूनिट, पहले 200 थी अब 250 यूनिट हो गई है, तो क्वांटिटी रिलेटिव इंडेक्स, तो क्वांटिटी रिलेटिव इंडेक्स कैसे निकलता है, तो Q1 ऊपर और Q0 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ या ना, तो आंसर आ गया 125,
डी पार्ट। फिर से ये फिशर पाश्चे के पीछे पड़ गया, वही एक ही फॉर्मूला तीनों में है। फिशर है, पाश्चे है, लास्प्रे निकालना है। तो भाई पाश्चे और लास्प्रे को मल्टीप्लाई करो तो आपको फिशर मिलता है। पाश्चे है 144, लास्प्रे नहीं पता, फिशर है 150। यहाँ से लास्प्रे निकाल लो, 150 स्क्वायर डिवाइड बाय 144, बी आंसर आ गया। वेरिएंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, वेरिएंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वेरिएंस दे रखा है 16 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 4 और मीन दे रखा है 20। सीवी बताना है। अब सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 4 है, मीन आपका 20 है, इनटू 100 कर दो, 20% आंसर आ गया। गेम कंसिस्ट ऑफ, यार इतनी जल्दी कैसे हो गया पेपर? 1.5 घंटे में? मैंने 3 घंटे का टाइम लिया था कि मैं 3 घंटे लूंगा। कोई है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा ना। गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ऑफ फेयर कॉइन। अगर हेड अपीयर हुआ तो बंदा जीतेगा 50 रुपये, और अगर टेल अपीयर हुआ तो वो हारेगा 20 रुपये। तो 50 रुपये की विन है और लॉस है 20 रुपीज़ का। एक ही कॉइन को टॉस करना है। तो बताओ उसके जीतने, उसके 50 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी कब है? जब हेड आएगा, और हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। और 20 रुपये हारने की प्रोबेबिलिटी कब है? जब टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब आपने इसका एक्सपेक्टेड गेन ऑफ द प्लेयर निकालना है, यानी कि आपने इसका मीन निकालना है। तो x को px से मल्टीप्लाई कर दो, ये 25 हो गया, ये -10 हो गया, तो आंसर आया 15। तो 15 रुपये उसके जीतने की उम्मीद है। आर दे रखा है, कोवेरियंस दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ x y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो कोवेरियंस है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें नहीं पता, और कोरिलेशन है 0.5 निकाल के आ रहा है। तो 20 डिवाइड बाय 8 एंड 0.5, दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। फाइव। चलो बहुत बढ़िया। अब इसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज कर ले। 12, फिर 15, 12 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद 18, फिर 20, फिर 22, फिर 25, 25 के बाद 30, अच्छा 28 रह गया, 28, 30, 35 एंड 40। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीडियन क्या होता है? n+1 अपॉन 2th टर्म। तो 10 और 1 11, 11 का आधा हो गया 5.5 टर्म। 1 2 3 4 5, यानी कि इन दोनों की एवरेज। तो 22 और 25 की एवरेज क्या आएगी? तो 23.5 सी इज माई आंसर। आगे बढ़ें। आपको मीन निकालना है और सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला? होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस में मीन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर है 24 50 और n की वैल्यू दे रखी है 50। अब यहाँ से आपको मीन का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये स्क्वायर को वहाँ ले जाओ, ये 25 हो गया, इज इक्वल टू 1 0 से 1 0 काट लो, फिर और कटिंग कर लो। 245 को 5 से डिवाइड करके बताइए क्या आएगा? 5 4 द 25 9 द, माइनस में मीन का स्क्वायर। तो मीन का स्क्वायर आ रहा है 49 माइनस में 25, मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और मीन आ रहा है आपका 4। 2 सीरीज
हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ए का जो मीन है वो 40 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। दूसरे का जो मीन है वो 50 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। विच सीरीज इन मोर कंसिस्टेंट? तो आपको क्या करना है, आपको CV निकालना है। जिसका CV कम वो ज़्यादा कंसिस्टेंट। CV का फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो 8 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, बताना क्या आया? 20 आ गया। इसका आ गया 20 और इसका CV क्या आएगा? 12 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ गया 24। तो जिसका CV कम वो ज़्यादा कंसिस्टेंट, तो सीरीज A ज़्यादा कंसिस्टेंट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिकल मैथड इज मोर सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूस डेटा? तो कंटिन्यूस डेटा दिखाने के लिए हमें बनाना होता है हिस्टोग्राम। यार ऐसा ही पेपर आ जाए तेरे तो 95 नंबर आ जाएंगे, 95 97। बस यही चीज़ अब तुझे करनी है। जैसे अभी हमने ये एक अपना MTP किया है, तू PYQ कर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर। MTP में फिर भी थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं, थोड़ा सा अनमैनेज होता है इसमें। जैसे स्टैंडर्ड एविएशन और कोवेरिएंस वाले कितने सारे क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो उसमें जो PYQ होते हैं वो स्टैंडर्ड अच्छे तरीके से बना होता है, तो वो वाले पेपर कर ले 8-10, बस फुल एंड फाइनल काम हो जाएगा तेरा। ठीक है, ओके।